Hello everyone, myself CA काजल ढिरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स के लिए है। हम आज एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट का एक और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली एमकॉम से रिलेटेड है। हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ऑलरेडी 2016 एंड 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था एंड हमने बताया था कि 2017, 18, 19 भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें पेपर पैटर्न का एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है और ये पता चल पाता है कि कौन से टॉपिक बेसिकली एग्जाम में कवर करने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं जो एंट्रेंस लेवल पे कवर किए गए हैं, बट क्या सारे के सारे टॉपिक्स उसके रेलिवेंट होते हैं? नहीं। तो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मैंडेटरीली करके जाना चाहिए अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। अब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स भी हमारे पास बहुत कम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि मैम आपने तो बोला था कि कम से कम 70 क्वेश्चंस का आप लोग टारगेट लेकर के चलो, बट कट ऑफ तो उससे कम जाता है। हाँ, कट ऑफ कम जाता है, बहुत कम जाता है कट ऑफ, बट आप ये समझो ना कि अगर आप कम से कम 70-80 क्वेश्चंस करेक्ट करने का टारगेट लेके चलोगे तब तो वो कहीं जा करके 50-60 आप करेक्ट करके आ पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में आप जितना ज़्यादा टारगेट ज़्यादा रखोगे, आप जितना अपना टारगेट हाई रखोगे ना, एंट्रेंस क्लियर करने के चांसेस उतने ज़्यादा है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है एंड नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ना कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हो और ना ही आप ये कह सकते हो कि हम कोई सब्जेक्ट ज़्यादा प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इक्वली ट्रीट करने होंगे। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग 2017 का आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं और इसकी PDF आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अच्छा, जो 2017 का हमने क्वेश्चन पेपर देखा है ना, यहाँ ज़्यादा मैक्सिमम कवरेज थी अकाउंट्स के क्वेश्चन की। अगर आप 2016 और 2020 का पेपर देखोगे ना तो वहाँ अकाउंट्स के कुछ 2-3 क्वेश्चन ही दिए थे। वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट के दिए थे, बट इस पेपर में देखोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिलेटेड हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जब हमारे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब जहाँ पे पैसा आ नहीं रहा है। क्लियर? इनफ्लो, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर हम फिक्स्ड असेट बेचेंगे तो नो डाउट मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे असेट गया और पैसा आया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, अगर हमने डिबेंचर्स इशू किया तो अगेन हमारे पास कैश आएगा मार्केट से। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है? इनफ्लो है। एक्विजिशन ऑफ असेट, अगर हमने असेट खरीदा तो एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो, अगर आप असेट खरीद रहे हो तो नो डाउट आपको अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देना होगा। क्लियर? और वो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, एक्विजिशन ऑफ असेट्स। कि एक्विजिशन ऑफ असेट्स इनफ्लो नहीं है बल्कि क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश है। क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल रिजल्ट्स इन। देखो, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बहुत डिटेल क्लास अपलोड की हुई है जहाँ हमने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से इसको पूरा डिस्कस किया था और साथ ही साथ इसके बहुत सारे MCQs पे डिस्कस किए थे। अगर वो क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, वहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस भी किया था कि अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हम ये मानते हैं कि कैश बढ़ जाएगा। क्यों? लेट्स से मेरे पास पहले बिल्स पेबल था 10,000, अब हो गया 12,000, मतलब ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 12,000, तो यहाँ 2,000 हमने अभी तक, ये जो 2,000 है कहीं ना कहीं ये पैसा हमारे पास आया है ना, जो कि भले में फ्यूचर में पे करना है, बट आज के टाइम पे देखा जाए तो ये कैश इनफ्लो है। क्लियर? इसको आप स्पेशली समझो क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले क्रेडिटर 10,000 था, अब 12,000 है, तो नो डाउट पहले आपका उधार कितना था? 10,000, अब कितना है? 12,000, तो इस साल आपको 2,000 का इनफ्लो हुआ कि नहीं कैश का। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि अगर इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल में तो नो डाउट हम क्या मानेंगे कि कैश इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। देखो, जो हम लोग BRS बनाते हैं वो बेसिकली कौन बनाता है? पहले तो ये समझो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा कस्टमर बनाता है, क्योंकि कस्टमर क्या करता है कि वो अपने पास एक कैश बुक में बैंक कॉलम बनाता है और दूसरा, और बैंक में जो उसका बैंक अकाउंट होता है इन दोनों के बैलेंस को वो मैच करता है। क्यों? क्योंकि अब मान लो आज उसने पैसा जमा किया तो वो तो ये मान करके चल रहा है ना कि बैंक में वो पैसा जमा हो गया होगा, पर कई बार क्या होता है कि हमारी चेक डिपॉजिट होती है बट वो क्लियर नहीं होती है कि नहीं? तो अब कस्टमर क्या करता है कि वो अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को और बैंक अकाउंट को मैच कराने के लिए BRS बनाता है कि कहाँ पे क्या गलती है, दैट इज रिकन्सिलिएशन है। क्लियर?
तो ऑप्शन देख लेते हैं, द बैलेंसेस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का कैश कॉलम कभी नहीं लेते, कैश बुक का हमेशा क्या लेते हैं, बैंक कॉलम। नेक्स्ट बोला है द बैलेंसेस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक। द बैलेंसेस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं, कैश बुक का ये बैंक कॉलम और कैश कॉलम मिला रहा है जो कि गलत है। हमें क्या मिलाना होता है, मतलब जो कस्टमर होता है वो अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम बनाता है और बैंक की जो पासबुक है उसके साथ वो मैच कराता है। क्लियर, ताकि ये पता चल पाए कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, या कितना उसने विड्रॉ किया और बैंक से विड्रॉ नहीं हुआ है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, बिजनेस यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ इट इज बेस्ड ऑन, नो डाउट अगर हम बिजनेस को और बिजनेस को ओनर को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं तो ये करते हैं ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट क्लासेस पे हमने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड सो ऑन। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस असेट। अब देखो, अगर फिक्टिशियस असेट की बात करें तो फिक्टिशियस असेट का मतलब ही होता है कि जिसकी कोई भी टैंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं। जैसे अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। क्लियर, बट अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है तो ना हम गुडविल को देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर, तो देख लेते हैं मशीनरी, इसको देख सकते हैं, पेटेंट को नहीं देख सकते, स्टॉक देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये बेसिकली मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। तो फिक्टिशियस असेट इसमें से कौन सा हो जाएगा, पेटेंट। क्लियर, बेसिकली जो भी नॉन टैंजिबल असेट्स होते हैं वो होते हैं फिक्टिशियस असेट। क्लियर, और कुछ एग्जाम्पल ले लो फिक्टिशियस असेट की, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स तो दिया ही है, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब किसका पार्ट है, फिक्टिशियस असेट का, क्योंकि इन सब का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट, डैश आर लायबिलिटीज विच बिकम ड्यू एंड पेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें दैट इज 12 मंथ और लेस, तो नो डाउट हम किसकी बात करें, करंट लायबिलिटी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, if a company proposed to discontinue its business from March 2005 and decides to dispose of all its assets within a period of 4 months, the balance sheet as on 31st March 2005 should indicate the assets at there। देखो, अब आपको पता है कि आपने अपना बिजनेस बंद करना है। क्लियर, तो अब उस केस में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप उसमें वो वैल्यूज दिखाओ जो एनआरवी है, मतलब जिस पे मार्केट पे आपका असेट्स बिक सके। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि आपको अपने सारे असेट्स बेचने हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है। तो इस केस में जब भी हम असेट शो करते हैं बैलेंस शीट में तो वो किस पे शो करते हैं, एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट, अ कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। If the shares are allotted on pro rata basis, then applicants for 12,000 shares are to be allocated as। अब देखो 12,000 शेयर्स अप्लाई किए गए एंड कंपनी आपको उसमें से कितना इशू करने वाली है, 10,000। क्लियर, मतलब अगर देखा जाए तो हमें 10,000 इशू होगा कितने में से, 12,000 में से। मतलब हर 6 शेयर में हमें कितना शेयर अलॉट किया जाएगा, 5। हर 6 शेयर जो आपने अप्लाइड किया है उसमें से आपको 5 शेयर ही कंपनी इशू कर पाएगी। क्लियर, तो ऑप्शन देखो सी, 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड किया। अगर आपने कंपनी से 6 शेयर्स मांगे हैं तो कंपनी आपको उसमें से कितना देने के लिए एलिजिबल है, ओनली 5। क्लियर, नेक्स्ट, बी सोल्ड 50 टेलीविजन्स ऑफ ₹15,000 पर टेलीविजन। ही वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिटेल कमीशन की दी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कमीशन का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कह रहा है कि उसको 500 पर टेलीविजन मिलेगा जितना उसने बेचा है। तो 50 टेलीविजन अगर उसने बेचा है और उसको हर टेलीविजन पे 500 का कमीशन मिल रहा है तो उसको बेसिक कमीशन कितने मिल रहा है, 25,000। अच्छा, अब साथ ही साथ लिखा है प्लस, इसका मतलब अब एडिशनल कमीशन भी उसको मिलेगा। 25,000 तो मिलेगा, उसके साथ कुछ एडिशनल कमीशन मिल रहा है जिसमें देखो लिखा है कितना, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। क्या लिखा है, 1/4। यहाँ पहले हम इक्वेशन बना रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद इसको सॉल्व करके बताएंगे। 1/4 किस अमाउंट का, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स का। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितनी बेटा, कि अगर हमने 50 टेलीविजन्स बेचा है 15,000 पे तो ये ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है, लेस
टोटल कमीशन में क्या ये एडिशनल कमीशन आएगा? हाँ, तो क्या हम एडिशनल कमीशन को y मान लें तो मेरे पास टोटल कमीशन कितना हो गया 25,000 प्लस y होगा। Thereon exceeded a sum calculated at the rate of 12,500 per television sold, that is minus हर टेलीविजन जो आपने बेची है उसमें 12,500 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अब फिर से इक्वेशन को पढ़ो, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयरऑन एक्सीडेड मतलब क्या हो गया कि इससे ज़्यादा जो वैल्यू है, मतलब हर एक टेलीविजन पे 12,500 माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उस पे आपको 1/4 देना है। क्लियर? तो ये आपका पूरा इक्वेशन बना किसका? y इज इक्वल टू, और y क्या है बेटा? एडिशनल कमीशन। तो अगर हम इस y का कैलकुलेशन कर ले तो मेरे पास टोटल कमीशन आ जाएगा 25,000 प्लस समथिंग। तो अब इस y का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं पूरा इक्वेशन। हमने लिखा था एडिशनल कमीशन दैट इज y इज इक्वल टू 1/4, दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25%, क्योंकि 1/4 का मतलब तो वही हो गया। ब्रैकेट में जितना सेल प्रोसीड्स था, और सेल प्रोसीड्स कितना था 15,000 पर टेलीविजन। 15,000 टेलीविजन हमने सोल्ड की थी हमने 15,000 टेलीविजन सोल्ड की थी 50 पे, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस जितना भी मेरे पास कमीशन था, कमीशन कितना था 25,000 बेसिक कमीशन था, प्लस एडिशनल कमीशन हमने y माना है, माइनस हर एक टेलीविजन पे 12,500 से एक्सीडिंग जो वैल्यू आएगी उस पे हमें कमीशन देना है। क्लियर? अब नाउ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25%। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 7,50,000 माइनस, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 25,000 माइनस y माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 12,500 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6,25,000। क्लियर? अभी भी हम सारी वैल्यूज ब्रैकेट में ही रखेंगे। ये 7,50,000 है, 7,50,000 माइनस 25,000 माइनस 6,25,000 अगर हमें करना हो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख माइनस y। कैसे? 25,000 और 6,25,000 कितनी हो जाएगी 6,50,000, तो सीधे 7,50,000 में से माइनस करके वैल्यू आएगी 1 लाख। क्लियर? अब नाउ y इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा 25,000 माइनस 25% ऑफ y कितना हो जाएगा 0.25y। क्लियर? अब इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा y प्लस 0.25y इज इक्वल टू 25,000। नाउ 1.25y इज इक्वल टू 25,000 और y इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1.25। इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आएगी 20,000। क्लियर? तो मेरा टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? बेसिक कमीशन था 25,000 और एडिशनल कमीशन हो गया, तो ये टोटल हो जाएगा 45,000। तो ओवरऑल कमीशन कितना मिल रहा है 45,000। अब देखो इतना क्वेश्चन हमने स्टेप टू स्टेप इसलिए सॉल्व करवाया सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया। आंसर हो जाएगा ए 45,000। क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एक्स लिमिटेड, जहाँ इक्विटी शेयर कॉल्ड अप दिया है, कॉल्स इन अरियर दिया है, कॉल्स इन एडवांस दिया है और हमें प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट करना है। देखो जब भी प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ किसको लेते हैं कॉल्स इन अरियर को। तो मेरे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख का, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 50,000, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9,50,000। अब अगर हम इस पर प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट करें दैट इज 10%, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए 95,000। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हम इसमें कॉल्स इन एडवांस को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। देखो ये पॉइंट भी हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बताया है कि अगर हम ये मान करके चलते कि हमारा बिजनेस सिर्फ 1 साल चल रहा है, क्लियर, तो उस केस में क्या हम फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट जैसी कोई चीज़ रखते हैं? नहीं, हमने जो भी परचेज किया होता सब का सब हम कैसे दिखाते? एज एक्सपेंस और एज करंट एसेट। क्लियर? बट जो हम इकोनॉमिक लाइफ को अलग अलग टाइम पीरियड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमारा बिजनेस इनफिनाइट ईयर्स तक चलने वाला है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, बी सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000 और बैलेंस गुड्स को बी ने टेक ओवर किया है एट कॉस्ट लेस 20%। इफ द सेम सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन वेंचर। अब देखो अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें ओवरऑल देखना होगा। हमने 2 लाख में से 4/5 गुड्स बेचा कितने का? 2,50,000 का। अब
ऐसे ही हम नॉर्मली बना दे रहे हैं एक अकाउंट कि अगर हमने 2,50,000 का एक गुड्स बेचा है, कि हमने 2 लाख के गुड्स का 4/5 कितने पे बेचा, 2,50,000 पे, तो ये सेल हो गई, ये परचेज हो गई। बैलेंस गुड्स टेक ओवर कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बट कितने पे, लेस 20%, तो 2 लाख का 1/5 जो बचा है दैट इज 40,000 गुड्स जो अभी रिमेनिंग है उसको बी किस पे ले रहा है बेटा, 80% पे टेक ओवर कर रहा है। 80% मतलब कितना हो जाएगा, 36,000। क्लियर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 2 लाख का गुड्स कितने पे बिका, 2,50,000 प्लस 36,000, तो टोटल करके बैलेंस निकाल लो, जो भी बैलेंस होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट और लॉस। ये 32,000 है, 36,000 नहीं है। बैलेंस जब निकाले तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 82,000 का। क्लियर। तो क्योंकि ओवरऑल सेम सेट ऑफ बुक्स भी मेंटेन हो रही है, तो भी सिंपली हमें क्या करना है कि जितना हमने खरीदा है उसको कितने कितने पे बेचा है वो देख लो, और उसी के बेसिस पे आप प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 82,000। नेक्स्ट, एन ओल्ड मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹60,000, रिपेयर हुआ 5,000 का, एंड 5,000 इसको इंस्टॉलेशन पे किया गया है। मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। अब देखो, अगर आपने ओल्ड मशीन 60,000 की खरीदी है तो नो डाउट इसके रिपेयर में जो खर्चा हुआ होगा और जो उसके इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ होगा सब का सब क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। कुछ भी क्या हम रिपेयर में दिखाने वाले हैं, नहीं। रिपेयर में हम ये फिलहाल रिपेयर पे हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मेरा सारा का सारा खर्चा क्या होने वाला है, कैपिटलाइज्ड। कोई भी खर्चा यहाँ पे रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखो लिखा है मशीनरी रिपेयर अकाउंट में कितना जाएगा, नो डाउट 5,000 जाएगा, क्योंकि बाकी जो इंस्टॉलेशन का और 60,000 का खर्चा है वो डायरेक्टली किस में जाने वाला है, मशीन में। क्लियर। और वैसे अगर देखा जाए रिपेयर का बैलेंस भी कहाँ जाएगा, मशीनरी में जाएगा। और इसका रीज़न यही है कि अगर आपने ओल्ड मशीन खरीदी है तो नो डाउट उसके रिपेयर में जो भी आप खर्चा स्टार्टिंग में करोगे वो सब का सब क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। नेक्स्ट, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ नो डाउट पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये अराइज हो भी सकती है और नहीं भी अराइज हो सकती। मतलब बेसिकली एक ऐसी लायबिलिटी है जो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। अब देखो, कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो क्या कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे लेती है, नहीं। बेसिकली ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। बेसिकली बोनस शेयर कब इशू होता है, जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो आप इनको डिविडेंड ना दे करके बोनस शेयर दे रहे हो, और बोनस शेयर बेसिकली कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो नो डाउट कंपनी को अपने रिजर्व्स कम करने पड़ते हैं, किसके लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए। क्लियर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कि रिजर्व जो है हमारे पास कंपनी का वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ कंपनी विशेस टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, which of the following is a profit markup on cost which will achieve the required profit margin। इस पे हमने ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड की है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, और दोनों क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है, लेट्स से सेलिंग प्राइस कितना है 100, इस पे 20% का प्रॉफिट दैट इज 20 प्लस 80 कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब हमें प्रॉफिट किस पे निकालना है, कॉस्ट पे। अगर हम सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे तो 20% आएगा, और कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 25%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 25%। क्लियर। नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मोर देन 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो नो डाउट एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब लेट्स से अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x प्लस 3,000। क्लियर। और देखो एवरेज स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे, हाँ। एवरेज स्टॉक इज 12,000, ओपनिंग स्टॉक x है प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक से 3,000 ज़्यादा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 24,000, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3,000। 3,000 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 21,000 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 10,500। क्लियर। x क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो अगर हम इसमें 3,000 ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आएगा 13,500। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 13,500। क्लियर। नेक्स्ट, द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, अगर हम एक्सपायर्ड पोर्शन की बात करें
तो नो डाउट वो क्या होगा, एक्सपेंस, क्योंकि अगर वो एक्सपायर्ड पोर्शन है तो क्या उसका कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, मतलब बेसिकली क्या वो किसी भी तरह का कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एंड ना ही वो असेट से एसोसिएट करेगा। तो नो डाउट फिर हम उसको कहाँ दिखा देंगे, एक्सपेंस में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इशूड 1,00,000 15% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी। सिंपली हम लोग को क्या करना है, एंट्री पास करनी है, हमें लॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। सबसे पहली एंट्री किसकी होगी बेटा, इशू की होगी। तो इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बोल दे रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने का डिबेंचर है, 1,00,000 का, और ये इशू किस पे हुआ है, 5% डिस्काउंट पे। क्लियर। तो सीधे सीधे हम 1,00,000 का क्या करें, 95% कर दें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95,000। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट है। नाउ ये जो 95,000 है, अब ये जो 95,000 है इसका रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम ऑफ 10% पे। इसकी दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। होपफुली ये पूरी की पूरी जो एंट्रीज है ये आपको आती होगी, इसीलिए हम एंट्रीज पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्रीज आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाली है, आपसे सिर्फ और सिर्फ लॉस या प्रॉफिट पूछेगा। तो अब देखो सबसे पहले जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हमने वैल्यू लिखी थी वो कितनी थी बेटा, 95,000। अच्छा, उसके बाद जो 15% डिबेंचर है, नो डाउट इसमें तो हम पूरी वैल्यू लिखेंगे जो 1,00,000 की दी हुई है। अब ये 1,00,000 की वैल्यू कितने पे रिडीम हो रही है, 10% प्रीमियम पे, तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। ये हो गया 1,10,000। इसमें से जब हम 95,000 माइनस करेंगे तो मेरा लॉस कितना आ जाएगा, 15,000। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 15,000। इसी तरीके से अगर एग्जाम में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। सिंपली जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या आ जाएगा, लॉस। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A manager gets 5% commission on sales. Cost price of goods sold is 40,000, which he sells at a margin of 20% on sales. Manager commission will be, अब देखो कॉस्ट मेरे पास कितना दिया है बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस। इस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। कॉस्ट कितना है मेरा, 40,000, ये तो क्लियर है। बट प्रॉफिट देखो किस पे दिया है, सेल पे दिया है। तो हम ये मानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस होता है। सेल प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितनी हो गई 20 और कॉस्ट कितनी हो गई 80। अगेन अगर प्रॉफिट हम सेल प्राइस पे निकाल रहे हैं तो 20% आ रहा है, बट अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे ना तो 25% आएगा। क्लियर। होपफुली सबको कैलकुलेट करना आता होगा। सिंपली क्या करेंगे देख लो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आप लोग के पास जो प्रॉफिट आएगा वो किस पे आएगा, ऑन कॉस्ट। तो 40,000 का गुड्स हमने बेचा है और उस पर 25% का प्रॉफिट है 25% का, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। तो मेरी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 50,000 आ गई। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे, मतलब 50,000 पे, मतलब 50,000 पे 5% का कमीशन मिलेगा। तो सिंपली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 2500। होपफुली क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। सिंपली हमें कमीशन निकालना था और कमीशन के लिए सेल्स वैल्यू चाहिए थी। नाउ नेक्स्ट, अ लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 20 months टाइम हैज़ बीन इंक्लूडेड एज करंट लायबिलिटी। What will be the effect when this is corrected? देखो सबसे पहले अगर वो 20 महीने में उसका रीपेमेंट है, अब देखो सबसे पहले अगर 20 मंथ में रीपेमेंट करना है तो क्या वो करंट लायबिलिटी होगा, नहीं, वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया है नेट एसेट का और नेट करंट एसेट का। अगर हम नेट करंट एसेट की बात करें बेटा तो ये सिंपली क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, मतलब इसको करंट लायबिलिटी से हटाते हैं, तो उस केस में करंट लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी और नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो सिंपली देखो जो हमारा नेट करंट एसेट है उसमें करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा, मतलब अगर ये डिक्रीज होगा तो नेट करंट एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा है ना। क्लियर।
तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन दिस इज करेक्टेड। अगर ये करेक्ट हुआ तो नो डाउट करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो नेट करंट एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। अब देखो यहाँ इंक्रीज इन नेट एसेट भी तो दिया है, तो ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल फिक्स्ड एसेट चाहिए प्लस टोटल करंट एसेट चाहिए, दैट इज टोटल एसेट, और इसमें से माइनस करते हैं टोटल करंट लायबिलिटी प्लस टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर। मतलब हम टोटल एसेट में से जब करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी लेस करते हैं ना, तब नेट एसेट आता है। और क्वेश्चन में हमसे तो सिर्फ करंट लायबिलिटी के बारे में बताया, ना तो टोटल एसेट दिया हुआ है ना कुछ और फिगर दिया है, तो हम क्या मानेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, बी। नेक्स्ट अगेन देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है कि विन लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% ईच पे, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो लॉस कितना होगा, एवरी ईयर ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर विल बी, क्योंकि इसका रिडम्पशन 5 years में पॉसिबल है ना। तो मेरे पास पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अलॉटमेंट, सिंपली कितना 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बट ये रिडीमेबल है किस पे, 20% के प्रीमियम पे। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यही होगा। तो देखो ये जो 8% डिबेंचर्स है इसमें वैल्यू मेरी कितनी आएगी, सिंपली 2 लाख, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कितना दिया है, 2 लाख, बट ये 2 लाख का रिडम्पशन जब हम करेंगे तो 20% के प्रीमियम पे होगी, मतलब प्रीमियम कितना आ जाएगा 40,000, तो नो डाउट लॉस भी कितना आ जाएगा 40,000। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 40,000। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या लॉस और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछा है, नहीं, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल हम कितना रिडीम करेंगे। तो 5 साल के लिए अगर डिबेंचर है तो 5 years में अगर हम इसका रिडम्पशन करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी 8,000। नेक्स्ट, डिबेंचर कैरिंग चार्ज ऑन पर्टिकुलर एसेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि असेट हमारे पास फिक्स्ड असेट माना जाता है, मतलब हमारा एक कह लो कि पूंजी होती है बिजनेस की। अब इफ इन केस मान लो आपने किसको डिबेंचर इशू किया, उनको श्योरिटी नहीं है, तो आप उनको क्या बोलोगे कि अगर हम आपको डिबेंचर का पेमेंट नहीं कर पाए तो हम आपको अपना असेट दे देंगे, दैट इज असेट बेच करके पैसा देंगे, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मॉर्टगेज। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, मॉर्टगेज। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में, 3:2 में। ए का कैपिटल गिवन है, बी का कैपिटल गिवन है। दे एडमिटेड सी एंड अग्री टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिम, हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टूवर्ड्स हिज कैपिटल। अब देखो सिंपली जो सी का कैपिटल है वो कितना है, 1/5। हम फर्म का पहले टोटल कैपिटल निकाल लें, 30,000 ए का है और बी का 15,000 है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 45,000। नहीं, ये 45,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/5 को। तो अगर हम रिवर्स कर दें दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, तो इससे मेरे पास फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो फर्म का टोटल कैपिटल आएगा 56,250। क्लियर। नाउ 56,250 का अगर हम 1/5 निकालें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सी को फर्म में कितना कैपिटल लेकर के आना था। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11,250, कि अगर सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसको टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना होगा, 11,250। और सिंपली हमेशा याद रखना कि जैसे अगर ए का कैपिटल दिया है, बी का कैपिटल दिया और उनका शेयर, इसकी बैलेंस से आप निकाल सकते हो कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 है जिसमें से 1/5 हम सी को दे रहे हैं, तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, 4/5, और 4/5 के लिए ए और बी ने इतना इतना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो इसके हिसाब से हमने पहले टोटल कैपिटल निकाला और फिर आप बहुत ही ईजिली सी का शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, मिस्टर प्रकाश सेल्स गुड्स एट 20% अबव कॉस्ट। ये कॉस्ट नहीं है, ये प्लीज सेल प्राइस करेंगे। रीजन बीइंग कि जो क्वेश्चन में आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं दिया था। सेल्स कितनी है, 10,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। हाउएवर ही सोल्ड डैमेज गुड्स ऑफ 20,000 कॉस्टिंग 30,000, दिस सेल्स इज इंक्लूडेड इन 10,20,000। अब देखो जो हमने टोटल सेल की है वो है 10,20,000 की, जिसमें से 20,000 तो डैमेज गुड्स के लिए मिला है और बाकी 10 लाख रेगुलर गुड्स के लिए मिला है, दैट इज नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि अगर हम 20% अबव सेल प्राइस पे, तो ये 20% ऑन सेल प्राइस है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम गुड्स बेच रहे हैं सेल प्राइस पे 20% ऑन सेल प्राइस, तो लेट्स से मेरी सेल प्राइस कितनी है 100, तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी 20 और कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। ये जो 10 लाख है ये सेल प्राइस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 100 को,
और हमें प्रॉफिट चाहिए दैट इज़ 20 का पोर्शन चाहिए। क्लियर? तो इससे मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा कह रहा है कि 30,000 का गुड्स हमने 20,000 पे बेचा, मतलब ये जो 20,000 का गुड्स बेचा है यहाँ पे सीधा सीधा कितना है, हमें लॉस है 10,000 का। इसमें तो किसको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 लाख, मतलब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2 लाख का। यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2 लाख का। और इस डैमेज गुड्स को बेचने पे लॉस कितने का हो रहा है, 10,000 का। तो प्रॉफिट 2 लाख का और लॉस 10,000 का। अब अगर हम इसको एडजस्ट करें तो मेरी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,90,000 का। क्लियर? और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो नो डाउट ये नेट प्रॉफिट की ही बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 1,90,000। क्लियर? क्योंकि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेगा ना तो याद रखना कि ये नॉर्मल गुड्स और डैमेज गुड्स मिला करके बात करता है। क्लियर? और यहाँ क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, ये अबव कॉस्ट नहीं है, ऑन सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख आर कंसाइंड एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, व्हाट इज इट लोड। देखो इनवॉइस प्राइस अगेन यही होता है, कॉस्ट प्लस प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। कह रहा है कि अगर हमने इनवॉइस प्राइस पे 20% का प्रॉफिट रखा है तो नो डाउट इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 100, प्रॉफिट कितना हो गया 20 और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 80। गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। हमें अगर इसमें से लोड निकालना है, क्लियर, तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि अगर इनवॉइस प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है तो पहले कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, जो कि सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 25%। डायरेक्टली 1 लाख का 25% निकाल दो, पता चल जाएगा कि लोड कितना होने वाला है। लोड होगा बी 25,000। क्लियर? इन सब पे ना हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, तो वो क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ से वो क्लासेस आप कर लोगे तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है कि गुड्स की कॉस्ट 1 लाख है, तो नो डाउट अगर कॉस्ट दी हुई है तो प्रॉफिट भी किस पे चाहिए होगा, ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,05,000, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 5,000 और यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। सिंपली स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला यही होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। दैट इज हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा, 10,000। बट क्या यहाँ पे रेट हम कैलकुलेट कर पाए, नहीं। अब रेट, डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड वो ये है, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ असेट क्यों लिया, स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यही फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया 10,000 और कॉस्ट ऑफ असेट कितनी दी है 1,05,000, मल्टीप्लाई बाय 100, नो डाउट रेट निकाल रहे हैं तो वैल्यू आएगी 9.52%, दैट इज सी। क्लियर? कि अगर 9.5% की ओवरऑल बात करें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा, 9.5%। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इंडिकेट्स अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज़ इन्वेस्टेड इन द फर्म। फर्म में आप जो इन्वेस्ट करें उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल।